यूनिट वेक्टर, तो कल इसकी डेफिनेशन हो गई थी। यूनिट वेक्टर क्या था? जिसके आगे मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसके पास केवल क्या होगी? डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन होगी इसके पास में, उसे हम बोल देंगे यूनिट वेक्टर। यूज बता दिया था मैंने कि उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं यूनिट वेक्टर के लिए। हमारे पास डायरेक्शन के लिए एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तीनों हम एक्सिस लेके चल रहे हैं, एक्स वाई और जेड। अब एक्स एक्सिस में जब हम चलेंगे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो है आई कैप। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई कैप से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई कैप से। ऐसे ही जब हम वाई डायरेक्शन में चलेंगे तो इसके रिप्रेजेंट करेंगे हम जे कैप और ये है के कैप। मतलब तीनों डायरेक्शंस आ गई हमारे पास में। एक्स डायरेक्शन में आई कैप होगा, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप आएगा। तो क्योंकि हम यही 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट या 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ रहे हैं हम, तो हमारे पास सभी डायरेक्शंस आ जाएंगे इसी से। जब 3D में चलेंगे हम तो ये हमें पता लग गया, आई अगर दिखाई दे समझ लो कहाँ जा रहे हैं हम? एक्स में। अगर जे दिखाई दे रहा है तो वाई में और जेड के दिखाई दे रहा है तो जेड डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट वेक्टर पढ़ा था हमने। अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर था वही, तो उसमें किसका साइन आता है? माइनस। अगर कहीं माइनस आई आ गया तो क्या होगा? तो एक्स डायरेक्शन के अपोजिट चलेंगे। तो वो हम ऐसे शो कर देते हैं कि ये हमारे पास एक्स वाई है, इधर ये एक्स, यही होता है ये ओरिजिन, और इधर क्या होगा? माइनस वाई और इधर माइनस एक्स। तो ये डायरेक्शन तो हमें पता ही क्या है, तो ये अपने आप क्या हो गई? माइनस आई। अपोजिट डायरेक्शन आ गई तो माइनस आई हो गया। ऊपर चलेंगे तो ये क्या है? जे, और इसका अपोजिट माइनस जे, माइनस में जे क्या प्लस, और ये माइनस मतलब अपोजिट होते ही माइनस का साइन आ जाएगा। इसको हमने क्यों देखा? इसलिए क्योंकि इससे हम डायरेक्शंस ले सकते हैं। डायरेक्शंस ले सकते हैं। डायरेक्शन कैसे? ये हमारे पास है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। यही डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को देखो तो ये सेम कंसेप्ट ऐसा दिखता है जैसे यही है, यही दिख रहा है ना। तो अब हम इसमें भी यही मार्क कर देते हैं कि ये आई कैप है, ये माइनस आई है, ये जे है और ये माइनस जे है। मतलब अगर कहीं भी हमें क्या मिल जाए, ऐसा लिखा हुआ मिले, सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर आई कैप मूव कर रही है, तो 5 मीटर चली कहाँ? आई कैप। आई कैप का मतलब हो गया कि कहाँ गई होगी? ईस्ट डायरेक्शन में गई। 5 मीटर आई कैप है, मतलब आई कैप खुद बता देगा कौन सी डायरेक्शन हो गई? ईस्ट। क्लियर हो गई बात ये? तो ऐसा भी हमें मार्क हो सकता है, कहीं क्वेश्चन दिया हो या हमें बनाना पड़े। अगर कहीं ऐसे बोल दे कि कोई मैन है वो 5 मीटर ईस्ट में जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे 5 आई कैप लिख दो, काम हो गया। 5 मीटर कहाँ जा रहा है? वो ईस्ट में, तो हम उसे 5 आई कैप लिख देंगे। ठीक है, तो आई कैप लिखते ही वो ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं है हमें, तो यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर? हाँ, कैसे? माइनस में 5 आई कैप, माइनस में के। अच्छा, माइनस के बता रहे हैं, पहले ये बात क्लियर हो गई। अब बात कर रहे हैं माइनस के दिया हुआ है ना। अभी जो हम लेके चल रहे थे वो 2D थी, हम जो मोशन है हमारा वो 2 डायमेंशन है। जमीन पे चलते हैं हम, ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, साउथ जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, हम उड़ते नहीं है ऊपर। अगर हम उड़ना शुरू कर देंगे तो वो है के, जमीन से हम कहाँ उठें? ऊपर, तो वो हो गई जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो 3D हो गया एक तरह से। तो जब ऊपर चलेंगे तो हो गया के, और जमीन के अंदर चल दिए तो माइनस के। समझ में आ गई बात? तो नॉर्मली हम इसी मोशन में रहेंगे। हाँ, कहीं ऐसा बोल दिया जाए कि पहले वो इधर चला है नॉर्थ में, फिर ईस्ट में, फिर वर्टिकली अपवर्ड चला है, तो अगर वर्टिकली अपवर्ड चला है तो समझ लो कि के में चला गया वो फिर। ठीक है, वैसे नॉर्मली आदमी तो नहीं चलेगा, आदमी तो ऐसे ही चलेगा वो, तो उसमें तो यही रहेगा हमारा। लेकिन हाँ, पूछ लिया जाए तो आराम से बोल सकते हैं कि अगर हमें बोलता है वो जेड डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन मतलब हो गया अर्थ सरफेस से ऊपर या नीचे, तो वो 3D मोशन हो गया। जो कि जो चिड़िया वगैरह चलती हैं, मक्खी मच्छर, वो सब 3D में चलते हैं।
वो इधर भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे, ऊपर चलेंगे, नीचे चलेंगे, कहीं भी जाएंगे। सही है। और मच्छरों ने परेशान कर रखा है इस समय। तो ये हो गया डायरेक्शन वाली बात। अब यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला है, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें केवल क्या है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं है इसमें। बस इसी बात पर इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो कैसे कि हम ए वेक्टर में दोनों हैं, ए वेक्टर के पास दोनों चीजें हैं, इसके पास डायरेक्शन भी है, और अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें तो केवल डायरेक्शन बचेगी। इसके पास दोनों हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। हमने इसमें डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड का, जो मॉड लगा दिया है, दोनों जो डंडे खड़े कर दिए हैं तुमने, वो मॉड है ना, उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डिवाइड करने पर केवल क्या बचने वाली है, डायरेक्शन। ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे समझ लो जैसे कि मैग्नीट्यूड है और इनटू डायरेक्शन है, इसमें दोनों है इसके पास में। और अब नीचे जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो किसका है, मैग्नीट्यूड का, तो इससे कैंसिल हो गया, केवल क्या बची, वो कैप रिप्रेजेंट करेगा। तो ए कैप का फॉर्मूला तैयार हो गया, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है। मॉड कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। ए वेक्टर को पहले लिखना सीखते हैं। अगर हम ए वेक्टर बोल रहे हैं तो ए वेक्टर बोलने का मतलब हो गया कि इसके पास में अभी 3D में चले तो तीनों डायरेक्शंस होंगे। हमें नहीं पता कि वो कहाँ चल रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, पता नहीं, लेकिन इसके पास हम ये मान लेते हैं कि तीनों हैं। तो तीनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो तीनों कंपोनेंट्स आ गए। ए एक्स का मतलब है एक्स डायरेक्शन में ए वेक्टर का कंपोनेंट। ए एक्स का मतलब क्या है, ए वेक्टर का एक कंपोनेंट है इन एक्स डायरेक्शन। फिर ए वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। और ए जेड, अगर हम यहां से इसी में से एक चीज समझना, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 4k कैप। अब इसमें तो हमें ax नहीं दिख रहा, यहां तो हमने बोल दिया कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ax का मतलब हो गया x डायरेक्शन में कंपोनेंट, लेकिन वास्तव में ax के हिसाब से नहीं बोल रहे हम ये बात, हम ये बोल रहे हैं किसके हिसाब से, i कैप लगा हुआ है, इसका मतलब x डायरेक्शन है। समझ गए। तो यहां पर i कैप लगा हुआ है तो ये 2 किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन। ये किस में होगा, y डायरेक्शन। ये होगा माइनस जेड में, किसमें होगा, माइनस जेड डायरेक्शन। आगे बात समझ में। अब मॉड कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मॉड निकालने का सिंपल सा प्रोसीजर है, अंडर रूट के अंदर कॉफिशिएंट जितने भी हैं आई जे के उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, सिंपल एकदम, और अंडर रूट निकाल दो। अगर हमें इसका मॉड निकालना पड़ जाए तो फिर वो मॉड ऑफ ए अंडर रूट में आएंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का और 4 का, तो कितना हो गया, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो मॉड मैग्नीट्यूड निकालना सीखे, आई जे और के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करो और उसका रूट ले लो। अगर कोई वेक्टर ऐसा होता, यही ये नहीं होता अगर इसके पास में, तो हमें क्या करना है, ये हटा देंगे। सही है कि नहीं भाई, अगर 2 ही दिए हुए तो 2 का निकालेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक ही दिया होता तो फिर क्या आएगा, वो डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम। भाई आई के क्या चाहिए तुम्हें, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एक ही अकेला है, तो कैलकुलेट क्या करना है, वो तो सीधा हो गया कि हाँ एक्स कंपोनेंट है 2 है इसका, और सॉल्व करोगे तो भी वही आना है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज मिल जाएगी तुम्हें, एक्स वाई जेड सब मिलेगा, नहीं, हो सकता है एक्स कंपोनेंट मिले, वाई मिले, जेड मिले, वाई जेड मिल सकते हैं। वो कोई भी 2 कंपोनेंट तुम्हारे पास होंगे या 3 होंगे या 1 होगा, हम उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। अगर सिंगल कंपोनेंट है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखा ही मिलेगा तुम्हें सीधा, जैसे ये लिखा हुआ है 2i कैप है, तो इसमें से i कैप डायरेक्शन हो गई और 2 मैग्नीट्यूड हो गया, सीधे ही लिखा हुआ है। तो और एक के बाद 2 आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे, तो फिर प्रोसीजर तुम्हारे पास है ये वाला, इसे फॉलो करेंगे। समझ में आ गई बात। जो डायरेक्शंस ली हमने, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो हो गया, एक बीच में और डायरेक्शन ले सकते हैं हम इसमें। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ इसके बीच में होगा
नॉर्थ वेस्ट, यहां पर साउथ ईस्ट और ये होगा साउथ वेस्ट। इनके लिए यूनिट वेक्टर हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये जो वैल्यू है वो इन दोनों का एक तरह से रिजल्टेंट है, तो हम इन दोनों को ऐड कर दें i प्लस जे। क्या कर दिया हमने? i प्लस जे। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि i प्लस जे जो होगा इसकी वैल्यू 1 नहीं है, या कहो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। i प्लस जे जो है इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगी? अंडर रूट में 1 प्लस 1। i का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, j का कॉफिशिएंट भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया? सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो बना दो यूनिट वेक्टर। i प्लस जे में हम वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। i प्लस जे में √2 का डिवाइड कर दिया, तो अब बाकी की डायरेक्शंस भी निकल सकती हैं हमारे पास में। नॉर्थ वेस्ट जो होगी वो क्या होगी? -i प्लस जे, और अपॉन में तो यही आएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 1 + 1 2 ही रहना है। यहां पर आ जाओ साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में क्या होगा? -i -j अपॉन, और ऐसे यहां पर i - j अपॉन, आ गई डायरेक्शन। बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट हम भी निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, तो दोनों को ऐड करो और ऐड करके उसका क्या कर दो? मैग्नीट्यूड का डिवाइड। मैग्नीट्यूड को डिवाइड क्यों कर रहे हैं? यूनिट वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर। अगर ऐसे कोई दिया है वेक्टर, ऐसे दिया हुआ ए वेक्टर = 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 6k कैप, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब हमसे बोल दे कि बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है। केवल ये बोल रहा है डायरेक्शन बताओ, तो केवल डायरेक्शन बताने का मतलब हो गया अपने आप ही यूनिट वेक्टर निकालना है। कह नहीं रहा क्वेश्चन तुमसे कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, वो ये बोल रहा है डायरेक्शन बताओ इसकी। तो अगर उसने ये बोल दिया कि डायरेक्शन बताओ तो मतलब क्लियर है क्या निकालना है हमें? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना है और वो हमें पता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। ए वेक्टर पता ही है 5i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर फिर 9, फिर अब ये हो गया 5i प्लस 3j माइनस में 6k कैप अपॉन में कितना हो गया? 80 हो गया, देख लो। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर तो क्या बताएगा? डायरेक्शन। क्लियर हो गया? तो अगर कहीं डायरेक्शन पूछी जाए तो हम ऐसा यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं उसका तुरंत। यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? डायरेक्शन। वो भी गलत हो गया, अब सही है? सही है, 70 होगा। चलो चलो उसे छोड़ो, निकालना सीखो। तो यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। कोई भी मैन है वो ट्रेवल कर रहा है कैसे? 5 मीटर इन ईस्ट, 10 मीटर इन नॉर्थ और 7 मीटर इन वेस्ट। तो हमें बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। 9th क्लास में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट के बीच के स्टेट या मिनिमम डिस्टेंस। स्टार्टिंग और लास्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, इसे इसके हिसाब चलते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। 5 मीटर चलेगा वो कहां पर? ईस्ट में। ईस्ट किधर है? तो यहां से 5 मीटर आ गए हम यहां पर, ए से चले कहां आ गए? बी पर। फिर वो गया 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ कहां जाएगा? ऊपर। ये आ गए सी पर और कितना चल गए? फिर 7 मीटर इन वेस्ट, वेस्ट किधर चलेगा? इधर। और आ गए हम डी पर, कितना चले? 7 मीटर। और हमें चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट होगा स्टार्टिंग और फर्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है, ये वैल्यू चाहिए हमें यहां से और यहां तक। तो एक तो यही प्रोसीजर है कि स्केल उठाओ और मेजर कर लो। सही है, उसमें क्या है? 5 मीटर इधर लिखो, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर कंसीडर करो,
1 मीटर को 1 सेंटीमीटर कंसीडर करो, 5 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ करो, 10 सेंटीमीटर की से और 7 की से ड्रॉ करो, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी तुरंत। गलत तो वो भी नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सब चाहिए, फिर हथियार भी तो चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, वो सब चाहिए, वो कुछ है नहीं हमारे पास। तो दूसरा प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे हम, इसकी डायरेक्शन ले लेंगे हम और सीधा आंसर लिखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 10j कैप माइनस 7i कैप। ये डिस्प्लेसमेंट है। 5i कैप 5 मीटर ईस्ट, ईस्ट का मतलब i कैप हो गया, फिर 10 मीटर इन नॉर्थ, नॉर्थ मतलब j, तो 10j हो गया। ठीक है, फिर कहाँ गया है वो, 7 मीटर इन वेस्ट, वेस्ट में क्या आएगा, तो हमने माइनस साइन ले लिया पहले, चाहो तो प्लस 7 माइनस आई लिख देना, अब माइनस आएगा तो बारी। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या, माइनस में 2i कैप और प्लस में 10j कैप। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर। डायरेक्शन भी इसमें छुपी हुई है, मैग्नीट्यूड भी इसके पास है और डायरेक्शन भी इसके पास, दोनों है भाई। ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसका मतलब इसके पास दोनों चीजें हैं। अगर केवल मैग्नीट्यूड पूछता है वो तुमसे, तो मैग्नीट्यूड निकालना आता है इसका, 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन पूछता है तो इसमें उसी मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे, डायरेक्शन भी आ जाएगी। दोनों चीज अलग अलग कर सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड अलग कर सकते हैं और डायरेक्शन। अभी दोनों हैं इसके पास में, ये डिस्प्लेसमेंट है प्रॉपर। क्लियर हो गई बात है। अब इसको एक और प्रोसीजर फॉलो करते हैं यहीं से हम, साइन कॉस 10 तो पढ़ा है पहले से ही, हम उससे इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। देखो कैसे, जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसे हम यहां पर शो करेंगे इस पर ही। 2i कैप कैसा है, माइनस, तो यहां ओरिजिन से माइनस i कैप का मतलब ये प्लस है, ये j है और ये k है, वो माइनस j, यही है। माइनस में i में चलेंगे कितना, 2, तो यहां से आ गए हम यहां तक, ये वैल्यू है हमारे पास 2, और ये कितना है 10j प्लस, तो कहां जाएंगे हम यहां पर 10। तो अब ये पॉइंट हमारा यही तो होगा, -2, 10। कोऑर्डिनेट तो थोड़ा बहुत सब नहीं पढ़ा है, तो -2, 10 है, मतलब ये डायरेक्शन है उसकी, ये चाहिए हमें। ये कहां से मिलेगी, ये यहां से मिलेगी। मतलब बोल देंगे कि y डायरेक्शन, यानी कि ऊपर कौन होता है, नॉर्थ, नॉर्थ से इतने एंगल पर है, ये कितने एंगल पर है वो बताएगा tan थीटा, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और कल कुछ ऐसा पढ़ा था हमने कि जो इतना होगा वही ये होगा, तो क्या आएगा 2, और बेस है ये, तो 1/θ इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। ये इसकी डायरेक्शन है प्रॉपर। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती 30 और 40, वो जो 45 और 60 वाली, तो हम वो भी लिख देते, नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है, हम यहीं छोड़ देंगे। और अगर ABC की बुक होगी तुम्हारे पास तो पीछे tan टेबल भी दी हुई होती, वो टेंजेंट टेबल बता देगी एंगल कितना आने वाला है। ठीक है, वो अपने देख लेना घर पे जाके, ये 0.2 बन जाएगा ना, 1/5, 0.2 उसमें वैल्यू दी होगी और उसमें एंगल मिल जाएगा कि कितने एंगल पर है ये, तो थीटा प्रॉपर आएगा हमारे पास। ठीक है, लिखना पड़ेगा, लेकिन ये आंसर अभी पूरा नहीं है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। थीटा अगर छोड़ दिया तो ये नहीं पता लग रहा है ये किस डायरेक्शन से, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि इतने एंगल किस डायरेक्शन से, नॉर्थ, किस डायरेक्शन से, नॉर्थ से, क्योंकि कोई ऐसा भी कर सकता था कि इसको थीटा ले लेता, अगर इसे थीटा लेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस बनेगा, 10/2 आएगा, tan इनवर्स 5 आएगा उसका आंसर, वो भी सही है। लेकिन उसे फिर बोलना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन से, वेस्ट, वेस्ट से इतने एंगल पर चल रहा है वो, और अभी हमें बोलना पड़ेगा नॉर्थ से चल रहे हैं। समझ गए? तो हम इस तरह से, मतलब I और J जब दिया हो, 2 कंपोनेंट्स जब दिए होंगे, हम सिंपल ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे और खूब फॉलो करते हैं इसे। डायरेक्शन जब भी पूछेगा तो एंगल निकालोगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे, जब भी डायरेक्शन पूछेगा तो क्या निकालना है हमें, एंगल निकालना है।
और अगर दो कंपोनेंट दिए तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, डायरेक्ट निकल आता है इससे। और एक्स और वाई लाएंगे कहां से हम? इससे। जो वेक्टर फॉर्म हमारे पास होगी वो बता देगा एक्स कंपोनेंट कितना है और वाई कितना है, वो तुरंत इससे बना दो। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो ये पूरा इधर बनता, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते सपोज तो इधर बनता है, सही है। वो अपने आप ही पता है कि नेगेटिव होंगे तो कहां जाएगा, प्लस माइनस सब पता है। मतलब प्रोसीजर समझ में आ गया? क्या करेंगे हम? tan थीटा से सॉल्व करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे सिंपल बात यह है कि हम इसे हेड टू टेल ऐड करते हैं। कोई भी वेक्टर को हमें ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं? हेड टू टेल। पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से ऐड कनेक्ट कर दो, वो एडिशन चल रहा है। समझ गए? एक सिंपल सा प्रोसीजर है, हेड टू टेल चलेंगे तो ऐड करते जाएंगे, जितने चाहो उतने ऐड कर दो, जितने वेक्टर्स चाहो। लेकिन इसके हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, उनके हिसाब से चलना है। फर्स्ट है लॉ ऑफ ट्राइंगल या ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल अगर हम बनाएं, कैसा भी बना दो जैसा चाहो, तो ट्राइंगल के पास कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स। ठीक है। ट्राइंगल 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताता है। 3 साइड हैं, 2 इसमें से वेक्टर होंगे, या कहो 2 ऐसे वेक्टर होंगे जिनका सम हो रहा होगा, और तीसरा वेक्टर उनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है। कैसे पता लगेगा? वेक्टर के लिए हमें पता है हेड होगा और टेल होगी, ऐसे ही वेक्टर का हेड होगा और टेल होगी, और हेड और टेल ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अब देखो इसमें अगर देखो तो यहां से गए आगे, तो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, देखना इसका हेड और दूसरे का टेल ऐड, तो मतलब सीधा सा हो गया, ये इसके साथ ऐड हुआ है। और आगे बढ़ो, ये हेड है और ये भी, तो फिर ऐड तो हो नहीं रहा है कम से कम। ठीक है। तो यही लॉ बना दिया उन्होंने। क्या कहा कि कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में सेम सीक्वेंस में, एक ही सीक्वेंस में अगर वेक्टर्स हैं तो उनको ऐड करेंगे। अपोजिट सीक्वेंस में जो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट होगा। सेम सीक्वेंस है, सेम ऑर्डर में चल रहे हैं हम, एक ही ऑर्डर में चलेंगे, वो ऐड होंगे, और जो अपोजिट लगा हुआ दिख जाए वो उसका रिजल्टेंट। तो देखो यहां से चले, ऐसे चलते हुए जा रहे हो, चल रहे हैं, तो मतलब ये ऐड होगा। और ये उल्टा लगाए, देखो अगर इसको क्रम देखो, ये यहां से चले हो ऐसे, तो इसका वेक्टर साइन इधर होना चाहिए था, तो ये उल्टा लगा हुआ है। यहां से ऐसे बढ़ो, यहां से ऐसे गए और ऐसे चल रहे हैं, एक सीक्वेंस हो गया। ये दोनों तो इसी सीक्वेंस में दिख रहे हैं हमें, और ये कैसा दिख रहा है? जो अपोजिट दिख रहा है वही रिजल्टेंट है, यही है ट्राइंगल लॉ। ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं P वेक्टर, इसको बोल दो Q और इसे बोल दो R। तो R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। आगे बात समझ में? ऐसा है ये 1 2 3। रिजल्टेंट कौन है इसमें? सही है, देख लो भाई। यहां से चले, सही चल रहे हैं, फिर आगे भी सही गए थे, और फिर नीचे आना चाहिए था, उल्टा लगाए। उल्टा जो लगाए वही क्या है? रिजल्टेंट। आगे बात समझ में? ट्राइंगल लॉ में यही हो गया कि जो अपोजिट सीक्वेंस में लगा हुआ वेक्टर होगा ट्राइंगल की, तीनों जो साइड्स हैं उनमें से एक साइड में लगा होगा उल्टा, जो उल्टा लगा है वही क्या है? रिजल्टेंट। कोई नहीं है? हाँ, सभी सीक्वेंस में है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट 0। और इससे इस तरह का कुछ भी मिले उसे बोल देते हैं हम ये साइक्लिक फिगर है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आकर खत्म हो रहा है, तो रिजल्टेंट 0। तो इसका रिजल्टेंट 0 है, कोई रिजल्टेंट आ ही नहीं रहा इसमें। सही है। रिजल्टेंट कौन सा होता? जो उल्टा लगा होता, उल्टा कोई लगा ही नहीं इसमें, तो इसमें रिजल्टेंट नहीं है हमारे पास में। ठीक है। तो क्लियर हो गया लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा है?
एडिशन लॉ किसका? ट्राइंगल। एक और वर्ड पढ़ा है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? 4 साइड का, और 3 साइड हो तो कोई भी। हाँ, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। अगर 4 साइड का पॉलीगन है तो उसे तो रेक्टेंगल बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, सही है। और 5 वाला आएगा तो उसे पेंटागन बोलते हैं, 6 वाला आएगा तो हेक्सागन बोलते हैं। लेकिन ये सब के सब क्या हैं? पॉलीगन है। ऐसा नहीं कि वो सीधा था, उसने बोला क्लोज फिगर होना चाहिए। 2 वेक्टर कभी क्लोज कर नहीं सकते। 2 वेक्टर अगर 2 साइड होंगी तो वो क्लोज कर नहीं पाएंगे, 3 तो चाहिए ही चाहिए। वहीं से स्टार्ट हो गया पॉलीगन बनना, फिर वो ट्राइंगल और ये सब बनते जा रहे हैं। लॉ ऑफ पॉलीगन जो है वो भी यही है। अब इसमें साइड्स, अगर हम ट्राइंगल लॉ को यहाँ छोड़ दें तो साइड्स अब कितनी होंगी? 2 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, ऐड होने वाले वेक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे अब इसके पास, क्योंकि 2 तक तो हम यही ऐड कर लेंगे। 2 से ज्यादा होंगे तब हम चलेंगे किसके पास? पॉलीगन लॉ के पास। क्या करेंगे? हेड टू टेल ऐड करते जाओ, और जो अपोजिट लिखा हुआ दिखाई दे वही उसका रिजल्टेंट। तो लॉ सेम है, पॉलीगन लॉ भी वही है। तो यहां पर हम चलते हैं, ऐसे एक वेक्टर हमने बनाया ए, दूसरा बनाया बी, तीसरा है सी, डी, ई, और ये देखो सही है। यहां से सीक्वेंस है सेम, और ये कैसा लगा हुआ है? अपोजिट। तो जो अपोजिट लगा है वही क्या है? रिजल्टेंट। तो आर वेक्टर जो होगा ये, वो किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए बी सी डी ई तक ऐड कर दिए, वो रिजल्टेंट हो गया। ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ दोनों सेम है। दोनों में हमें केवल ये चेक करना है कि अपोजिट सीक्वेंस में कौन सा वेक्टर लगा हुआ है, और जो अपोजिट दिखाई दे वही क्या होगा? उसका रिजल्ट।